विवाह के मुहूर्त देख करके लोगों ने शादियां तो तय कर ली। इस बीच बहुत सारी कुंडलियों का मिलान मेरे द्वारा किया गया और पहले भी किया जाता रहा। आज मैं मंगल दोष, नाड़ी दोष, भकुट दोष और इससे जुड़े हुए कुछ दोषों के परिहार के विषय में बात करूंगा। और बात इसलिए भी करूंगा कि जो दोष के कारण हम कभी कभी अच्छे वर के और कुंडली वधू की कुंडली में कुछ दिक्कतें दे करके उनके विवाह को रोक देते हैं, वो मुझे ये लगा कि सामान्यतया विवाहों को रोकना नहीं चाहिए। उनके जो बीच में दोष आ रहे हैं उसका निवारण करना चाहिए। बहुत से लोग केवल इतना जानते हैं, खासकर जो कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं, कि मंगल जिन भावों में रहते हैं, जैसे लग्न में रहा, द्वादश भाव में रहा, चतुर्थ में रहा, सप्तम में रहा, अष्टम में रहा, तो मंगल दोष दे देता है। कुंडली ने में कंप्यूटर वाली कुंडली में लग्न को देख करके उन्होंने ये सब सीधे लिख दिया कि मांगलिक दोष है। कभी कभी यह भी होता है कि लोग चंद्र से भी मंगली ढूंढने लग जाते हैं, शुक्र से मंगली ढूंढते हैं। वो भी चीज़ें मंगल के दोष के पर्याय हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। परंतु बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो ये बताते हैं कि अगर मात्र इन भावों में केवल मंगल बैठा है, मात्र उतने से ही मंगल दोष नहीं हो जाता। हमें मंगल का भी बल देखना पड़ता है, मंगल का नवांश देखना पड़ता है, वो मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है उसको देखना पड़ता है। एक सूत्र और आता है कि जिन भावों में मंगल बैठ करके मंगल दोष देता है, उन भावों में शनि, मंगल या राहु आ जाए। जैसे कन्या की कुंडली में इन प्रथम में, द्वादश में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में मंगल है, और वर की कुंडली में इन्हीं भावों में शनि, राहु, सूर्य अगर है वहाँ पर, तो वो दोष का निरस्तीकरण होता है। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं और बाकी ग्रह अच्छे हैं, वर अच्छा है, वधू अच्छी है, तो हम इन दोष को या तो नगण्य माने या फिर उसका कोई परिहार ढूंढें। एक बात और आती है, जैसे अभी मैंने बताया, सूर्य, राहु और शनि के कारण अगर मंगल के साथ युति बनती है तो भी लोग उसको निरस्त मानते हैं। यह शास्त्रीय विधि में तो ऐसा है, परंतु अगर हम कुंडली के फलित को देखें तो मंगल के साथ अगर शनि, राहु, केतु या सूर्य है तो उसको दोष माना जाएगा और उसके दोष का परिहार किया जाएगा। नाड़ी दोष सभी समझते हैं कि अगर एक ही नक्षत्र में जातक जातिका का जन्म है तो नाड़ी दोष होता है। उसमें भी कई विवाद आते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि पद अलग है तो दोष को न मानिए। जैसे कन्या राशि में कभी कभी एक नक्षत्र कन्या में है तो वही नक्षत्र दूसरे में वो तुला में चला जाता है, तो उसका परिहार वो उसको समझ बैठते हैं। भकुट दोष में 3 तरह की स्थितियां बनती हैं। अगर आपकी चंद्र की राशि और दूसरी चंद्र की राशि 2 और द्वादश है, द्विद्वादश है, या एक दूसरे से षड अष्टक हैं, षडाष्टक 6-8 बोलते हैं, या 9 पंचक है, तो उस तरह के तीनों दोषों के परिहार की अलग अलग विधियां हैं। अगर हम ये देखें कि अगर नाड़ी दोष काफ़ी तेज है, जैसे कि वो द्विद्वादश का है या षडाष्टक का है, तो ऐसे के मामलों में हम कहते हैं कि दान किया जाए, स्वर्ण की नाड़ी का दान किया जाए। अगर वो 6-8 है तो कहा गया है कि ऐसे केस में तांबे का दान भी किया जा सकता है, गोदान किया जा सकता है, महामृत्युंजय का पाठ कराया जा सकता है। उसके इस तरह की प्रक्रिया कर देने से दोषों का परिहार हो जाता है। मैं यहाँ पर यह बात को बड़ी जोरदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जातक जातिका काफ़ी विधिवत संपन्न हैं, गुणशील हैं और उन दोनों में अच्छी खासी मैत्री की स्थिति बनती है, तो मात्र उनके मंगल को देख करके, नाड़ी को देख करके या भकुट को देख करके उनको सीधे सीधे ना न कर दें, बल्कि यह देखें कि इन दोषों का अगर दोष है भी तो उसका निवारण कैसे किया जाए। तीसरी बात यह आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मंगल संधि पर बैठा होता है, अर्थात हमने केवल लग्न कुंडलियाँ देख ली, हमने भाव कुंडली नहीं देखी, चलित कुंडली नहीं देखी। मंगल अगर संधि पर है तो वह निष्प्रयोज्य हो जाता है, वो मंगल दोष स्वतः खत्म कर देता है। आज का इस यूट्यूब को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट भी दें, जिससे हम आगे इस तरह के और भी यूट्यूब वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें।
इसका मुख्य प्रयोजन यह था कि कभी कभी हमारे ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों कुंडलियां हमसे मिलवाते रहे और हमने 90 कुंडलियों को निरस्त कर दिया था। मैं शुरुआत की बात करता हूं, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि उन्हीं में से कोई हमारे पास अगर आ गई, जैसे मान लीजिए कोई बालक की कुंडली, किसी लड़की की कुंडली को निरस्त कर दिया हमने, तो लड़की वाला फिर दोबारा अगर मेरे पास आ गया तो उस लड़की की शादी के लिए भी हमें कुंडली ढूंढनी पड़ेगी, मैच करना पड़ेगा। बात यहाँ पर आ जाती है कि उनके निराकरण की और उनके गुणों को देखने की, गुणों के दोष को देखने की, मंगल की स्थिति आदि को देखने की, तथा उसका जो परिहार है उसका अगर हम प्रयोग कराते हैं तो हम शादियों को बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज करा देते हैं, न कि उनको सीधे सीधे रिजेक्ट करा देते हैं। क्योंकि जो वर वधू की कुंडलियाँ किसी तरह से कोई भी हमारे पास लाता है तो बहुत सोच विचार करके लाता है। वो केवल सब्जी की तरह नहीं खरीद रहा है कि यहाँ से आलू खरीदें या वहाँ से खरीदें। तो आज के इस प्रकरण का, आज के इस ट्यूब में, चैनल में जो हमने तथ्य डाले हैं उसका मात्र इतना मतलब है कि बहुत सतही तौर पर कुंडलियों को देख करके हम उनको रिजेक्ट न कर दें। कभी कभी हम मंगली जातक की शादी अमांगलिक जातिका से करा देते हैं या अमांगलिक जातिका को मांगलिक समझ करके उसको निरस्त कर देते हैं। इसको बचने के लिए आप कुंडलियों का विस्तार पूर्वक किसी योग्य ज्योतिषी से उसका मिलान कराएं और फिर देखें कि उसको हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ दे के कहना चाहता हूँ। दो कुंडलियाँ जब हमारे पास आती हैं तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में शादी के अच्छे योग हैं कि नहीं, दोनों की आयु अच्छी खासी है कि नहीं, दोनों के पास धनागम अच्छा आ रहा है कि नहीं, दोनों में से किसी की दशा तो नहीं खराब हो रही कि राहु केतु की दशाएं आ गई हैं और शुरुआत में ही उनको झटके लगने शुरू हो। इन सब का विश्लेषण जब हम करने लगते हैं तो कुंडली को बड़ा विस्तृत ढंग से देखने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो गुण मिलान होते हैं ये केवल नक्षत्रों से होते हैं, न कि पूरी की पूरी कुंडली से। तो मेरा यहाँ पर ये आपको बताने का आशय है कि कुंडली को विधिवत किसी योग्य ज्योतिषी को जो फलित क्षेत्र में पारंगत हो उसको दिखाने के बाद ही आप उनके मैचिंग कराएं, न कि केवल गुणों को देख करके। 28 गुण कभी कभी मिल जाता है तो नाड़ी दोष रहता है, कभी कभी 30 गुण मिल गया लेकिन उसका शुक्र नीच का है जातक या जातिका में किसी एक का, या किसी के मंगल के साथ शनि इस तरह से व्यवस्थित है कि ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो सकती है, उसको क्रोध बहुत आ सकता है। तो केवल मेलापक के जो हमारे ये 36 गुणों में गुणों के आधार पर ही कुंडली को न मिलाएं, बल्कि पूरी पूरी कुंडली का सांगोपांग विश्लेषण कराने के पश्चात निर्णय लें। हाँ, उसके बाद जो हमने कहा दोष के परिहार हैं उनको अवश्य कराएं। और सबसे बड़ा दोष का परिहार होता है एक समुचित, काफ़ी शोध के पश्चात निकाला गया मुहूर्त, विशेषकर जो मंगलसूत्र डालने का और सिंदूर दान का मुहूर्त है उससे विचलित न होएं। और अगर आपके पंडित जी ने कोई लग्न निकाल दी है तो उसको ज़रूर पालन करें, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि विवाह के जोश में हम अन्य कार्य तो करते रहते हैं और मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे काफ़ी कुछ अकल्याणात्मक स्थिति बनती है। मैं नमस्कार करते हुए आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे हम विवाह आदि पर हम बहुत सारे और भी यूट्यूब चैनल में मंतव्य लेकर के आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे। नमस्कार। ब्रजेंद्र मिश्रा, प्रयागराज।